गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जो मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मिनी टेस्ट दिया था, उन्हीं क्वेश्चंस को आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। और लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों कि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इको पाठशाला पे आपके लिए एक ऐसा बैच है जो आपकी सफलता की प्रोबेबिलिटी को काफी बढ़ा देता है। नाम है उत्कर्ष। इसमें मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का ऑलमोस्ट 170 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। यानी पूरा का पूरा ये कंप्लीट पैकेज है आपके जीआरएफ इन इकोनॉमिक्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बच्चों, आप देख सकते हैं यहां पे इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि किसी इकोनॉमी का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है और सरकार 100 करोड़ से क्या बढ़ा रही है, सरकारी खर्च बढ़ा रही है, तो नेशनल इनकम या जीडीपी में कितना चेंज आएगा। तो बड़ा सिंपल सा है, आप इसको जानते भी हैं बच्चों। आपको पता है ना बच्चों कि मल्टीप्लायर की, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू ये होती है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन जी इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, है ना। अब ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप डायरेक्टली यहां वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये देखिए, इसका डायरेक्टली आप वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपको ये निकालना है, चेंज इन वाई ओवर 100 करोड़ इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.8 आ जाएगा। इसी को आप इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों कि इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि यहां पे आप देख सकते हैं चेंज इन वाई ओवर 100 इज इक्वल्स टू 1/0.2, कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 5। यानी चेंज इन इनकम ओवर 100 इज इक्वल्स टू 5। और आप यहां पे देख सकते हैं चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये इस साइड चला जाएगा तो चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू 5 into 100, दैट इज 500 करोड़। यानी इकोनॉमी में जो इनकम बढ़ेगा वो 500 करोड़ से बढ़ेगा। ऑप्शन कौन सा है आपका, यहां पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है, दैट इज कॉल्ड बी। आंसर बी, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक क्वेश्चन है मेरे यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी एट मार्केट प्राइस। निम्नलिखित में से कौन सा जीडीपी में शामिल नहीं होता है बाजार मूल्य पे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। प्राइवेट कंजम्पशन शामिल होता है बच्चों, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी शामिल होता है, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट शामिल नहीं होता है। जीडीपी में ट्रांसफर पेमेंट शामिल नहीं होता है, जैसे कि पेंशन दिया जाना, स्कॉलरशिप दिया जाना, ये सब चीजें नहीं शामिल होती है। ठीक है बच्चों, तो ट्रांसफर पेमेंट शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सिलेक्ट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिक्विडिटी ट्रैप। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन तरलता जाल के बारे में सही है। लिक्विड ट्रैप आप लोगों को बताया गया है, यदि याद है तो आप लोगों को मैंने पढ़ा है बच्चों, लिक्विडिटी ट्रैप में डिमांड फॉर मनी जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। ये जो एमडी है बच्चों, डिमांड फॉर मनी,
ये वाला जो एरिया जो है इसको आप लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों आप? इसको आप कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। और ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जिसमें एक इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो जाता है कि पब्लिक बैंक में नहीं पैसा रखना चाहती है, पब्लिक बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, वो सारा का सारा पैसा अपने पास रखना चाहती है, अपने तकिए के नीचे रखना चाहती है, अपने बॉक्स में रखना चाहती है। सो यहां पे आप देख सकते हैं इसको, क्या क्या स्थिति है यहां पे, ये देखिए यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनफेक्टिव हो जाता है क्योंकि एलएम कर्व क्या हो जाएगा, एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो ये भी सही है। इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई, नहीं ये सही नहीं है। इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो, इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो, मतलब इतना इंटरेस्ट रेट लो हो जाता है कि पब्लिक बैंक में नहीं रखना चाहती है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। पीपल प्रिफर टू होल्ड कैश, यस ये भी सही है। पीपल प्रिफर टू होल्ड कैश। इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीजेस, नहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगा। सो दैट इज ये, दैट इज 1, 3 and 4, 1, 3 and 4 is your answer. So 1, 3 and 4 is your right answer. ये है, इसको हम कहते हैं MSQ, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। बच्चों यदि आपको गारंटी से पास करना है अपना जेआरएफ तो ज्वाइन कीजिए उत्कर्ष बैच, ये आपकी सफलता की कुंजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द सेंट्रल बैंक वांट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन व्हिच मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट विल बी प्राइमरली यूज्ड। यदि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को कम करना चाहती है तो वो कौन सा टूल्स प्राइमरली मुख्य रूप से प्रयोग में लाएगी। देखिए यहां पे वैसे तो इसका आंसर होगा CRR, कैश रिजर्व रेशियो को वो बढ़ाएगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होने से इन्फ्लेशन कम हो सकता है। लेकिन यदि यही क्वेश्चन इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया के कंटेक्स्ट में ये क्या है, रेपो रेट होता है, रेपो रेट बढ़ाती है, मतलब यहां पे CRR बढ़ा रहा है लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में रेपो रेट बढ़ता है। क्लियर है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए तो इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं आपके स्क्रीन पे, रीजन एंड असर्शन वाले क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, राइज इन ऑटोनोमस कंजम्पशन इंक्रीजेस द इक्विलिब्रियम इनकम ऑफ द कीनेसियन मॉडल। ठीक है, रीजन क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, नहीं यहां देखिए राइज इन ऑटोनोमस कंजम्पशन ए सही है बट इसका रीजन जो है वो गलत है। तो ए ट्रू, आर इज फॉल्स, तो आंसर इज सी। ए सही है बट उसका रीजन, उसका एक्सप्लेनेशन गलत है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, IS कर्व इन द ISLM मॉडल रिप्रेजेंट। ISLM मॉडल में IS कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही सिंपल सा है। ISLM मॉडल में IS कर्व गुड्स मार्केट यानी वस्तु बाजार के संतुलन को रिप्रेजेंट करता है, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज, ये देखिए गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। क्या आंसर है इसका, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, नहीं जी नहीं, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, आइडेंटिफाई ऑल द स्टेटमेंट अबाउट द फिलिप्स कर्व। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व के बारे में सारे स्टेटमेंट या कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो आप बताइए। देखिए यहां पे, शो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही बात है। फिलिप्स कर्व क्या बताता है, आपको नहीं पता है, पता तो है ही बच्चों आप लोगों को। फिलिप्स कर्व जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है वो क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन, ये क्या है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, यहां पे रेट ऑफ
इन्फ्लेशन होता है यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना। तो ये इनवर्स रिलेशन, मतलब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होएगा, कम होएगा। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप बताता था। पहला तो सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, वर्टिकल इन शॉर्ट रन, नहीं जी नहीं, फिलिप्स कर्व शॉर्ट रन में वर्टिकल नहीं होता है बल्कि लॉन्ग रन में वर्टिकल होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। एक्सप्लेन ट्रेड ऑफ बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ध्यान रखिएगा, ये क्या बताता है, ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन बताता है। यदि अनएम्प्लॉयमेंट आपको कम करना है तो इन्फ्लेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, आपको बड़ा कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट बोल रहा है ये, नहीं, आपको अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच का रिलेशनशिप या ट्रेड ऑफ बताता है फिलिप्स कर्व। लेकिन अब यहीं पे मैं बता रहा हूं आपको कि यदि सिर्फ एक ही कोई ऑप्शन आपको देना है तो फिर ये सही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का उल्टा इन्फ्लेशन होता है। अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा तो इन्फ्लेशन, आपके पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये चीज होता है। तो यहां पे अभी तक वो है दूसरा, हॉरिजॉन्टल इन शॉर्ट रन, नहीं, हॉरिजॉन्टल इन शॉर्ट रन ये भी नहीं। तो इसका एक ही आंसर सही है, ए, इसका एक ही आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे देखिए प्लीज, क्या है, इन एन इकोनॉमी विद स्टिकी प्राइस द क्लासिकल डाकोटमी, जोड़ीय मूल्यों वाली अर्थव्यवस्था में क्लासिकल द्विविभाजन क्या होता है? नहीं, होल्ड ट्रू नहीं करता है। स्टिकी प्राइस इकोनॉमी में क्लासिकल डायकोटमी होल्ड ट्रू नहीं करता है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, if the nominal GDP rises by 10% and the real GDP by 6%, what is the inflation rate? यदि रियल जीडीपी 10% से बढ़ता, रियल जीडीपी 6% से बढ़ता है और नॉमिनल जीडीपी 10% से बढ़ता है तो फिर इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? आपको पता है बच्चों कि इन्फ्लेशन, ये देखिए, इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी माइनस रियल जीडीपी माइनस रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी माइनस रियल जीडीपी, इसे ही आप क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो नॉमिनल है आपके पास 10% माइनस रियल है 6%, गिव्स यू 4% इन्फ्लेशन। ठीक है, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये रीजन एंड असर्शन वाले क्वेश्चन है बच्चों। एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई ऑलवेज रेजेस द इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है? बिल्कुल नहीं, घटता यार। मनी सप्लाई बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई। मनी डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, तो इसका ए फॉल्स है, आर गलत है, असर्शन फॉल्स है और रीजन सही है। ठीक है ना, यहां देखिए, तो ए फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, ये तो बड़ा सही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, निम्न में से कौन से ऑटोमेटिक स्थिरीकरण करता होता है? आप जानते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी जैसे जब इनकम बढ़ेगा तो रेट ऑफ टैक्स बढ़ता है, इसका मतलब वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है, यानी बहुत ज्यादा देश से एग्रीगेट डिमांड को बढ़ने नहीं देता है। आई रिपीट अगेन, ध्यान से,
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो होता है, इनकम बढ़ने से उसका रेट बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि पब्लिक के पास डिस्पोजेबल इनकम कम होती है एंड एग्रीगेट डिमांड उतने लेवल से नहीं बढ़ पाता जितने से बढ़ना चाहिए। तो इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो होता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे के बारे में सही कथन चूज करें। राजकोषीय घाटे के बारे में सही कथन चूज करें। देखिए, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, इंक्लूड बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, ऑलवेज इंडिकेट इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मेजर एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। नो बच्चों, इसका आंसर सही है ए। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे एलएम से क्वेश्चन है ये। इफ एलएम कर्व इज वर्टिकल, एलएम कर्व इज वर्टिकल, द मनी डिमांड इज, यदि एलएम कर्व वक्र लंबवत है तो मुद्रा की मांग क्या होती है? आपको पता है बच्चों, स्लोप ऑफ एलएम दैट इज डी आर बाई डी वाई क्या होता है यहां पे? के बाई एच होता है। आपको पढ़ाया मैंने। के क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ इनकम इन मनी डिमांड, एंड एच क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मनी डिमांड। तो ये वर्टिकल कब होगा? वर्टिकल का मतलब होता है बच्चों, वर्टिकल का मतलब क्या होता है? ये स्लोप इनफाइनाइट हो जाना, स्लोप इनफाइनाइट हो जाना ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यहां पे एच जो है, एच जो है क्या हो गया? जीरो हो गया। एच जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है? मुद्रा की मांग परफेक्टली इनएलास्टिक हो गई, परफेक्टली इनएलास्टिक हो गई। यदि इन क्वेश्चंस को का आंसर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से बता दीजिए मेरे को। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट, आता जरूर होगा आपको। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना है कि, क्या मानना है? कि इकोनॉमी ऑपरेट एट फुल एम्प्लॉयमेंट, होता है ना, वेजेस एंड प्राइसेस आर परफेक्टली फ्लेक्सिबल होते हैं ना, एंड लॉन्ग रन में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। इकोनॉमी अपने आप को एडजस्ट करने में काफी दक्ष होती है। यहाँ पे कौन कौन सा है? इकोनॉमी इज सेल्फ करेक्टिंग, बिल्कुल सही बात है। मनी इज न्यूट्रल इन लॉन्ग रन, ये भी सही बात है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी, नहीं, ये नहीं। वेजेस आर फ्लेक्सिबल, बिल्कुल सही बात है। 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 is your answer. क्वेश्चन नंबर 15, क्या बच्चों आपको इसका आंसर पता है? कई बार हमने इसको वीडियो में ओकन्स लॉ को पढ़ाया है। ओकन्स लॉ को हमने कई बार पढ़ाया है। क्या कह रहे हैं? ओकन्स लॉ रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन, ओकन्स का नियम निम्न में से किसके बीच संबंध बताता है? ओकन्स का लॉ, ओकन्स लॉ हमने बताया था बच्चों कि ये किसका? इनकम एंड किसके किसके बीच संबंध बताता है? बताइए जल्दी से। जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच, जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का रिलेशनशिप बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, जब कुछ दिन हो जाता है तुरंत फिर से मैं ओकन्स लॉ पे वीडियो बना देता हूं। आप लोग देखिएगा जरूर, बहुत सारा वीडियो मेरे यूट्यूब पे ओकन्स लॉ पे पड़ा हुआ है। देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 16, assertion, crowding out reduces the effectiveness of fiscal policy. रीजन क्या है? गवर्नमेंट बोरोइंग रेजेस इंटरेस्ट रेट, रिड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ए फॉल्स है एंड आर ट्रू है। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे, प्लीज देखिए आप।
क्वेश्चन नंबर 17, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या इंक्लूड होता है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, नेट एक्सपोर्ट, ये सब के सब एग्रीगेट डिमांड में इंक्लूड होता है। तो कंजम्पशन इंक्लूड होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, नेट एक्सपोर्ट होता है, बट ये मनी सप्लाई नहीं होता है। 1 2 3 4, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट सब इंक्लूड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे देखिए। इन सोलो ग्रोथ मॉडल हायर सेविंग लीड टू, सोलो वृद्धि मॉडल में उच्च बचत दर के परिणाम स्वरूप स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल बढ़ता है। यदि आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया हुआ है, ये देखिए, याद है बच्चों? ये देखिए, ये क्या है? एस, रेट ऑफ सेविंग है, ये आपका स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल है। और यदि इसका रेट बढ़ता है तो दिस विल बी स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल लाइक दिस, है ना। तो ये स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका? आंसर क्या होगा इसका? क्या ऑप्शन है आपके पास? हायर स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल, यस, स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे बच्चों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे देखिए प्लीज। इन्फ्लेशन टैक्स रिड्यूसेस द रियल मनी बैलेंसेस। कह रहा है कि इन्फ्लेशन टैक्स रिड्यूसेस द रियल मनी बैलेंसेस, ये असर्शन है। रीजन इसका, हायर इन्फ्लेशन डिक्रीजेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। यानी आप कह सकते हैं कि इसका आंसर ए, both A and R are true and R is the correct explanation. Last question for today बच्चा, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। Which policy are expansionary? निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां विस्तारकारी है? एक्सपेंसिव फिस्कल या मॉनेटरी, कौन सा है? टैक्स को घटाना एक्सपेंसिव फिस्कल है, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपेंशनरी फिस्कल है, इंक्रीजिंग सीआरआर ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी है, रिड्यूसिंग रेपो रेट ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। तो बच्चों आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके, और हर क्वेश्चन का आंसर भी आप बताइए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।